चलिए अब हम आगे देखते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? क्या आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपयुक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों की प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तन को यदीपन कहते हैं। चलिए अब आगे। एक दूसरे जंतु में यदीपन की प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय पशु के व्यवहार में ध्यान से देखें। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब एक जंगली जानवर पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने आप छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में यदीपन की प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो मतलब क्या होता है, जैसे आपने रसोई घर में, अगर आपके रसोई घर में कॉकरोच है तो आपने लाइट चालू की तो क्या हो जाता है, वो इधर उधर भागने लगते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या पौधे में भी यदीपन की प्रति अनुक्रिया दर्शाती है? कुछ पौधे में पुष्प केवल रात्रि के समय खिलते हैं तो कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधे में यदीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण है। चलिए अब आगे। एक कमरे में खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती है हो के पास एक पौधा गमला रखिए और कुछ दिनों तक पौधे में नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधा खिले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ जाता है। आपके विचार में क्या होगा? यदीपन की प्रति अनुक्रिया सभी सजीव वस्तुएं परिवेशन में होने वाले परिवर्तनों की प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। तो जिसमें क्या हो जाता है कि देखिए हमने ये रखा तो जहाँ पे क्या इसको हो जाएगा, खाना मिलेगा, तो ये उस जगह पे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। देखिए सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए जाने वाले भोजन में संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं कर पाते। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग क्या होता है, इसमें अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकल जाते। विभिन्न जैव प्रक्रम फलस्वरूप हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों में उत्पन्न होने सजीव द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे में उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे में उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। कुछ पौधे यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती, और कुछ पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों में एक दूसरे सामान्य लक्षण। क्या सभी सजीवों में प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी घोंसले में नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं और कुछ अंडे प्रस्फुटित हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। जंतुओं में प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ में जंतु अंडे देते हैं जिससे कि शिशु निकलते हैं और कुछ में जंतु शिशु को जन्म देते हैं।
पौधों में प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे प्रजनन कर कर विभिन्न भिन्न भिन्न बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और पौधे बीज उत्पादित कर कर हम उनमें अंकुरित कर कर नए पौधे उगाते हैं, तो उत्पादित कर देते हैं। चलिए आगे। कुछ पौधे बीज से अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते। उदाहरण में आलू की कलिका वाले भाग से नए पौधे बनते हैं, है ना। देखिए ये आलू की कलिका वाले भाग से क्या बनते हैं, नए पौधे बनते हैं। पौधे कॉलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहोगे। क्रियाकलाप 5। गुलाब अथवा मेहंदी भी धड़ कलम कीजिए और इसे मिट्टी में लगाइए और इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, कलम में पौधे बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न हो। चलिए, यदि संभव हो तो एक माली से बात कर कर कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कर लिए। सभी प्रजनन प्रक्रियाओं द्वारा समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं और विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियों भी भिन्न प्रकार की होती है। चलिए अब आगे। सभी जीव गति करते हैं। अध्ययन 8 में हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गतियां देखने को मिलती है। पौधे के विषय में क्या विचार किया, क्या वे गति करते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि की जकड़ें रखते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे कि जल, खनिज एवं विश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे एवं एक भाग से दूसरे भाग संवहित होते। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति देखी? पुष्पों का खिलना, बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न यदीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिय होते हैं? तो अब आपने देखा कि पौधे क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, तो पौधे का खिलना, बंद होना, तो उस तरीके से हम उनकी क्रिया देख सकते हैं। जैसे कि कुछ निर्जीव वस्तु गति करती है, बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल अथवा अन्य कुछ वस्तु, इनके उदाहरण क्या? इनकी गति सजीव की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो इनकी गति भिन्न है। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी उनके पहले हम चर्चा कर चुके। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीव की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर सकती है। समान संतान उत्पन्न करना। एक केवल जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकते हैं, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, यदीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि होती तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसे कुछ लक्षण जैसे निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी, जल आदि, आकाश में चंद्रमा। हम देखते देखते एक बादल का आकार वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं प्रश्न करना होगा। इनमें से सजीव के अन्य सभी लक्षण में पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में सभी लक्षण एक स्थान दिखाई नहीं देता। तो क्या हो जाता है, सजीवों में क्या होता है कि हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, हमें एक चीज़ दिखाई नहीं देती है। क्या यह हमेशा सत्य है कि क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीव रूप से वे सभी लक्षण कभी कभी एक स्थान
दिखाई नहीं देते हैं, उनमें से मात्र कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी एक बीज के विषय में विचार करें और कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। जैसे मूंग के बीज के बारे में क्या होता है, क्या जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है अथवा इसमें से कोई वृद्धि नहीं हो पाती। जीवन में वृद्धि अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते उनमें सजीव के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनसे उन्हें जीवित कहा जा सकता है ना। मतलब सजीव के लक्षण दिखाई दे रहे तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वह जीवित है। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों को श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। मतलब बीज क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हमने देखा कि बीजों में श्वसन क्रिया होती है, उस समय भी चलती रहती है, जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। बाकी जो जैव प्रक्रम होते हैं वो उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है, चलिए अब आपका ये जो पाठ है ना यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने जीवन के बारे में, उनके अनुकूलन के बारे में कि कहाँ पे कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, उनके आवास की योजना के बारे में, जैव अजैव घटक देखे। तो ये सारी जानकारी हमने ली थी कि किस प्रकार से सजीव में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, वो किस तरीके से क्रिया करते हैं, जिसमें सजीव किस तरीके की क्रिया करते हैं और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो हमने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, अब आपका ये जो पाठ है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको जो इसका अभ्यास है वह पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद।